अब हम लोग दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने तथा समरूप होने की कसौटियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 में हम लोगों ने दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की कसौटियों के बारे में पढ़ा है। सर्वांगसमता की पहली कसौटी है SAS अर्थात भुजा कोण भुजा। सबसे पहले हम लोग इसी कसौटी पर बात कर रहे हैं। SAS भुजा कोण भुजा कसौटी। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनका अंतर्गत कोण क्या हो बराबर हों तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए क्या करेंगे, दो त्रिभुज ले रहे हैं। कौन कौन सा? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB किसके बराबर है? देखो AB बराबर है PR के और BC बराबर है PQ के। मैं जानबूझ के थोड़ा चेंज किया हूँ। अब देखिए AB और BC के बीच का अंतर्गत कोण कौन है? क्लियर है? एंगल ABC, इसलिए एंगल ABC अर्थात कोण ABC। इसी तरीके से PR तथा PQ के बीच का अंतर्गत कोण कौन है? P है एंगल RPQ, है ना, या QPR। तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होते हैं इसको देखते हैं। तब त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज, देखिए कैसे, दोनों में B कॉमन है ना, त्रिभुज ABC के दो भुजाओं में B कॉमन है। यहाँ त्रिभुज PQR के दो भुजाओं में कौन कॉमन है? P कॉमन है, इसीलिए B की जगह P आ गया। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कोण ABC में कोण B का बात किया गया है जबकि कोण QPR में कोण P का बात किया गया है, अर्थात B की जगह क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। जैसे ही B की जगह P हो गया तो A की जगह क्या हो गया? R हो गया। तो A की जगह R रख दो और फिर C की जगह क्या बच गया? Q। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गए त्रिभुज RPQ के। त्रिभुज के समरूप होने की पहली कसौटी SAS भुजा कोण भुजा कसौटी, जो आप सर्वांगसम होने की भी कसौटी है। अंतर क्या है इसको देखते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात में हों, तब दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB और PR का अनुपात बराबर है BC और QR के अनुपात के, मतलब AB बटा PR बराबर है BC बटा PQ। समानुपात हो गया ना, समानुपात मतलब एक ही अनुपात में। तो AB और PR का जो अनुपात है वही अनुपात BC और PQ का है। साथ ही साथ उसके अंतर्गत कौन है भाई? ABC, यहाँ पे कोण ABC और यहाँ अंतर्गत कोण है एंगल RPQ। तब क्या होगा? तब त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज। अब हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे B की जगह क्या आया? P आया, तो B की जगह आप P लिख दो। B की जगह आपने क्या लिखा? P लिख दिया। अब A की जगह क्या लिखना है? R लिख देना है। कैसे भाई? यहाँ देखो B और P है ना, B को कौन करस्पॉन्ड कर रहा है? संगत कौन है? B का संगत P है, इसलिए A का संगत क्या हो गया? R हो गया। और तब C का संगत कौन हो गया? Q हो गया। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज RPQ के। अब हम लोग दूसरी कसौटी को देखते हैं। सर्वांगसमता की दूसरी कसौटी क्या है? ASA कसौटी अर्थात कोण भुजा कोण कसौटी। यह क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण
तथा उनकी अंतर्गत भुजा, अंतर्गत भुजा क्यों? क्योंकि भुजा बीच में है। अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा उनकी अंतर्गत भुजा बराबर हों तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसी का एक कोरोलरी है, उसको कहते हैं AAS कोरोलरी, अर्थात कोण कोण भुजा कसौटी। तो कोण कोण भुजा कसौटी क्या कहता है? यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज लिया गया है, एक त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज PQR लिया गया है। यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं? कोण A किसके बराबर है? कोण Q के। कोण B किसके बराबर है? कोण R के। और अंतर्गत भुजा कौन? AB, किसका? त्रिभुज ABC का। और त्रिभुज PQR में अंतर्गत भुजा QR। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में एंगल A बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल R तथा AB बराबर QR, तब त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज QRP के। कैसे? देखिए, A की जगह कौन सा? Q, B की जगह क्या? R। तो A की जगह Q रख दिया, B की जगह R रख दिया। स्वाभाविक तौर पर C की जगह अब P ही रख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गए त्रिभुज QRP के। क्या यह AS से कसौटी समरूपता की भी कसौटी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समरूप त्रिभुजों में भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। और समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में भुजाएं होती हैं। एक ही अनुपात में भुजाओं के होने के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजाएं हों? दो भुजाएं हों। जब एक त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज की दो भुजा के समान अनुपात में होगी तभी हम लोग कह सकते हैं कि भुजाएं समानुपाती हैं। एक भुजा, एक ही भुजा से कभी भी अनुपात बन सकता है, समानुपात नहीं बन सकता, इसलिए ASA समरूपता नहीं है। तब कौन सी समरूपता है? AAA समरूपता, अर्थात कोण 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 कसौटी, है ना। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हों, ठीक है, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों तब दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसी को दूसरे तरीके से कहा जाता है कि यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हों तब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होंगी और इसलिए त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, इसका दो नोट है यहाँ पर। पहला नोट क्या है? यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हों तब त्रिभुज समान कोणिक कहलाते हैं। कैसा कहलाता है? समान कोणिक। और समान कोणिक त्रिभुज हमेशा कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। दूसरा नोट क्या है? दूसरा नोट कहता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ऐसा क्यों? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो आपको पता है ना। अगर आपको दो कोण पता है, मान लो यह कोण 70 डिग्री है और यह कोण 80 डिग्री है, यहां भी यह कोण 70 डिग्री है, यह कोण 80 डिग्री है, तब तीसरा कोण कितना होगा? स्वाभाविक तौर पर 30 डिग्री होगा ना। यह क्या 30 डिग्री इस त्रिभुज ABC में होगा और त्रिभुज PQR में नहीं होगा? त्रिभुज PQR में भी कोण P कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। इसीलिए यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों तब दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। और इसे हम लोग AA समरूपता कसौटी के नाम से जानते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है क्योंकि हम लोग ये तीनों कोणों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते। ये जब समान कोणिक त्रिभुज दिए रहते हैं तभी इसकी चर्चा करते हैं, अन्यथा सिर्फ AA समरूपता कसौटी से ही हम दोनों त्रिभुजों को क्या करते हैं? समरूप दिखा देते हैं। अब देखिए, त्रिभुज ABC में कोण A किसके बराबर? कोण Q के। कोण B किसके बराबर? कोण R के। तब
त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे। देखिए ए की जगह क्या आया क्यू, तो त्रिभुज क्यू, बी की जगह क्या आया आर, स्वभावतः सी की जगह क्या हो जाएगा पी, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के। तीसरी कसौटी, सर्वांग क्षमता की तीसरी कसौटी क्या है, एस 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 भुजा 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 कसौटी। यह क्या कहता है, यह कसौटी कहती है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या हों बराबर हों तब दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं। समरूपता की भी एक कसौटी एस 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 कसौटी है, इसे भी भुजा 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 कसौटी कहते हैं। यह कसौटी क्या है, यह कसौटी है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, अर्थात क्या हों समानुपात हों, तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों में क्या अंतर पा रहे हैं, दोनों में अंतर पा रहे हैं कि सर्वांग क्षमता में संगत भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि समरूपता में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, अर्थात समानुपाती होती हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज कौन है, एक्स वाई जेड और एल एम एन। त्रिभुज एक्स वाई जेड तथा त्रिभुज एल एम एन में यदि एक्स वाई बराबर एल एम, वाई जेड बराबर एम एन तथा एक्स जेड बराबर एल एन, देखिए क्या है एक्स वाई किसके बराबर, एक्स वाई एल एम के बराबर, वाई जेड एम एन के बराबर और एक्स जेड एल एन के बराबर है, तब त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांगक्षम होंगे। त्रिभुज देख लीजिए, पहले ये समझ लीजिए दोनों में y कॉमन है ना, तो y की जगह m कॉमन है, तो y की जगह आप m लिख दीजिए, x की जगह क्या हो गया l हो गया और z की जगह n हो गया। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांगक्षम है त्रिभुज एल एम एन के। इसमें भी एक उदाहरण में समान त्रिभुज रखा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ भी त्रिभुज एक्स वाई जेड तथा त्रिभुज एल एम एन लिया गया है। त्रिभुज एक्स वाई जेड तथा त्रिभुज एल एम एन में यदि एक्स वाई बटा एल एम बराबर वाई जेड बटा एम एन बराबर एक्स जेड बटा एल एन, तब त्रिभुज क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड समरूप होगा त्रिभुज किसके। अब देखते हैं, देखिए वाई वाई यहाँ भी कॉमन है, तो y की जगह क्या कॉमन है m कॉमन है, तो y की जगह m रख दीजिए। x की जगह क्या हो गया भाई, x की जगह आपका आ गया l और z की जगह n। यहाँ पर क्या पा रहे हैं कि भुजाएं कैसी हैं समानुपाती हैं। जब भुजाएं समानुपाती हों तब त्रिभुज क्या हो रहा है समरूप हो रहा है, और जब भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगक्षम हो रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, सर्वांगक्षमता के साथ समरूपता को क्यों पढ़ाया, ताकि आप आसानी से दोनों में समानता और भिन्नता खो सकें। सर्वांगक्षमता हम लोग क्लास 9 में पढ़े, समरूपता हम लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है, और यदि हम सर्वांग क्षमता जानते हैं तो समरूपता को आसानी से याद रख सकते हैं। इसलिए मैंने इसे इस प्रकार से पढ़ाया। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को मैंने खासकर इसीलिए बनाया है ताकि आप सर्वांग क्षमता के आधार पर समरूपता को जानें और पढ़ें, है ना। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।